ओके, सो हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन का जो शॉर्ट नेम है वो यूजुअली हम LOM यूज करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, बट आई प्रेफर NLM। NLM, N stands for Newton. So basically laws of motion were proposed by Newton, so that's why we call it Newton's laws of motion. So that's why the chapter name also you'll find in some books, it's like Newton's laws of motion. So let's start. These are laws of motion, but I'll say Newton's laws of motion. ओके, NLM। सो न्यूटन ने अभी बात अगर हम करें बहुत ही सिंपल सी बात बताए तो लॉज ऑफ मोशन बहुत ही एकदम सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आप देखोगे लॉज ऑफ मोशन एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, बट न्यूटन ने उनको एक फॉर्मुलेट किया और काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में एक्सप्लेन की, इसलिए उसको हम प्रॉपर एज अ लॉज पढ़ते हैं। जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस हो रही है, वो बहुत सारे लोगों ने देखी है, बट न्यूटन ने उसका रीजन और उसका फॉर्मुलेशन किया हुआ है, इसलिए वो प्रॉपरली हम एज अ लॉज डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज हैं। आपने क्लास 9th में सीखा होगा, आई गेस मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 9th में सीखा ही होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम उनको बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक लॉज जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम उनकी डिटेल स्टडी पे फोकस करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट वाइज पूरे देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ की बात करें अगर, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Yeah, anyone? Sir, Yes, Ayush. so until and unless any external force is applied to a body, it won't change its position or rest, or it won't have Motion. any acceleration or any like that. Okay, okay. Someone else wants to explain something? Someone else? Of course, you must have read about it like in class 9th. Laws of motion. Yeah, The Karthik. tendency of ओके कार्तिक, Hello. चलेगा? आपका वॉइस उतना क्लियर नहीं हुआ। ओके, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ सिंपली बहुत ही एक सिंपल सा फिनोमेना को बता रहा है जो कि हम सब ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ न्यूटन ने ये कंसिडर किया, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या? नहीं, इट विल रिमेन है। तो पॉइंट ये कि कब जाएगा, जब हम इस पर कोई फोर्स लगा देंगे। तो न्यूटन ने बताया कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। फिर प्रॉब्लम आई कि सपोज एक और फोर्स यहाँ से लग जाए सेम अमाउंट का, तब ये मूव करेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ओनली फोर्स कहना इज नॉट गुड, उसे ये कहना पड़ेगा कि नॉट Unbalanced. एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड। इफ दिस इज 10 एंड दिस इज 10, दे आर बैलेंस्ड, कैंसिल आउट कर देंगे। सो दैट मीन्स if two forces are acting, they must be unbalanced. So ये अगर 20 है, ये 10 है, so net effect you will feel 10 this side. तो वहां पर पॉइंट है कि यार अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अच्छा, अभी पॉइंट ये, सपोज ये तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अभी कोई एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है। सपोज मैंने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया, तो मुझे पता है कि थोड़ी दूर जाके ये बॉल रुक जाने वाली है। मतलब रुकेगी क्यों? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो धीरे धीरे करके ये बॉल रुक जाएगी, या फिर थोड़ी सी एयर अपोज करेगा, एयर फ्रिक्शन भी लगेगा और ये रुक जाएगी। सोचो अगर ये वैक्यूम में होता, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, कोई भी एयर नहीं होता, तो क्या ये कभी रुकती? क्या कभी नहीं रुकती। 20 मीटर पर सेकंड में कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये बॉल कभी रुकती ही नहीं। तो उसने वही पॉइंट बताया कि अगर कोई रेस्ट पे है, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई मोशन में है,
सो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करता। सो ये हमारे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बन जाता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। और आप लोग को दोनों चीजें समझ में आ गई कि अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन है, मूविंग है, सो मूविंग रहेगा। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो जाती है। बॉडी विल रिटेन इट्स पोजीशन और मोशन। दो चीजें हो सकती हैं। अगर इसकी कोई पोजीशन है तो वो रहेगी, अगर मोशन है तो वो रहेगी until some unbalanced external force acts on it। ठीक है, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं लाने वाला है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं इसके, तो इतना ज़्यादा हम उनके एग्जाम्पल पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ लेट से टेबल है, आपको पता है कि टेबल कहीं मूव होगी क्या? नहीं, टेबल रखी हुई है, जब तक आप पुश नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे तो वो वहीं पर रहेगी। सो कुछ सिंपल पार्ट्स देख सकते हैं। सपोज अ टेबल at rest, a table is at rest, will remain at rest, remain at rest। reason क्या है? because all the forces on it are balanced। और कैसे बैलेंस्ड है? ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो जो सरफेस है, जिस सरफेस पे वो रखी हुई है, वो उसे होल्ड करके रख रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि ये अगर ग्राउंड है और ये टेबल वहां पर रखी हुई है, तो हमें पता है कि इस टेबल का जो वेट है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा। वेट कितना होता है? mg से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट है, ये फ्लोर का कांटेक्ट, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स बाय फ्लोर। वो क्या करेगा? उसको रोक के रखने का ट्राई करेगा। ये फ्लोर है। अभी सोचो फ्लोर नहीं होता तो फिर ऑफकोर्स टेबल नीचे गिर जाती। मतलब अभी टेबल को ऐसे हवा में छोड़ दोगे तो वो टेबल नीचे गिर जाने वाली है। रीजन क्या है? रीजन कि उसको वेट mg नीचे की तरफ पुल करेगा, और वो जो ग्राउंड उसे रोक के रख पा रहा है वो नहीं रोक के रख पाएगा, बट अभी के लिए रोक के रख पा रहा है। इसलिए दोनों चीजें क्या है? बैलेंस्ड है। सो अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड रहेंगी। अब सडनली यहाँ से कोई उसे पुश करना स्टार्ट कर दे टेबल को, तो ये टेबल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। देन द फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड टाइप की सिचुएशन। तो ये सिचुएशन हो गई कि एक जो है ऑब्जेक्ट मूव रेस्ट पे है, सो रेस्ट पे रहेगी। सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं मूविंग का। सो मूविंग का कोई एग्जांपल बता सकता है? समथिंग इज मूविंग एंड द नेट फोर्स आर बैलेंस्ड। अच्छा, कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट आप बता सकते हो विच इज लाइक मूविंग फॉर एटर्नली? समवन, डू यू सी एनीथिंग विच इज मूविंग फॉर इटर्नल? लाइक कभी कुछ होगा ही नहीं, मूव कंटिन्यूअस मूव ही होता रहेगा। फैन। Earth. अर्थ। अरे यार, फैन इटर्नल तक मूव करेगा, स्विच ऑफ कर दोगे बंद हो जाएगा। ठीक है, Earth. अर्थ। Solar system. So in case of planetary object we can see that it will
keep on moving. So the next example we can understand that the first one was example of table which represents rest. Okay, so we can say the motion of earth. So motion of earth around the sun. ये किस टाइप की सिचुएशन है? Motion of earth around the sun, it will keep on moving with the same speed. So I'll say keep on moving with the same speed, keep on revolving with the same speed. Why? What is the reason? Because all the net forces are balanced in it. Okay, so all the forces are balanced. अच्छा, कैसे बैलेंस्ड है? अगर मैं अर्थ अराउंड द सन देखूं तो लेट्स से ये सन है, और अगर हम अर्थ के रेवोल्यूशन को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो रेवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएंगे. तो फोर्सेस बैलेंस कैसे हैं? ग्रेविटी तो लग रही होगी, ग्रेविटी तो यहाँ पर लग रही होगी. लेट्स से ये अर्थ है, सो इनको पुल करने वाला एक ग्रेविटी तो होगा. ग्रेविटी बैलेंस कौन करेगा फिर? Centrifugal. Centrifugal. Very good. Centrifugal. Very good. So this is moving with a certain speed. That means अगर ये ग्रेविटी लग रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, और वो बैलेंस करेगा. क्लियर? सो इसलिए सिचुएशन क्या हो रही है? दैट दिस विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल. और नेट फोर्स ऑन अर्थ, एफ नेट ऑन अर्थ इज 0. इसका मतलब द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. सो इसका मतलब अर्थ अगर एक स्पीड से मूव कर रहा है, सो इट विल कीप ऑन मूविंग. तो यार फर्स्ट लॉ समझ में आया सबको? फर्स्ट लॉ में किसी को कोई डाउट? रेस्ट का भी मैंने एक सिचुएशन बता दिया, और एक इन मोशन का भी सिचुएशन हमने एक बता दिया. ठीक. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फर्स्ट लॉ है इसे हम एक और नेम से जानते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो नोन Of एज inertia. Inertia. So it Movement is of inertia. also known as law of inertia. अच्छा, इनर्शिया क्या सिचुएशन है? इनर्शिया क्या है? ये समझ लीजिए न्यूटन का जुगाड़ है कुछ. क्या? अब उसे समझाना था कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, मतलब ऐसा क्यों होता है कि चेयर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी. यार बहुत मतलब स्ट्रेट बात है यार. अब उसका मन है, मतलब वो चेयर का मन है कि यार जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है. तो न्यूटन ने एक नई चीज डिफाइन की, क्या? इनर्शिया. और ये बोला कि इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की. मतलब अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है टू रिमेन हाउ इट इज. ओके, तो अगर कोई उसे डिस्टर्ब करेगा देन ओनली इट विल चेंज. अगर डिस्टर्ब नहीं करेगा तो चेंज नहीं होगी. तो इसलिए उसने क्या डिफाइन किया? एक वर्ड डिफाइन किया, इनर्शिया. दैट व्हाई द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव or why the moving objects do not change its motion, the reason is inertia. तो inertia उसने 3 टाइप का डिफाइन किया. inertia of rest, motion and direction. Clear? तो इनर्शिया 3 चीजों का डिफाइन किया. इसका मतलब न्यूटन ने बताया कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा दोगे तो इधर वो रेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर मोशन चेंज हो जाएगी, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. फोर्स ये 3 चीजें हमें चेंज कर सकता है, क्योंकि ये 3 टाइप का इनर्शिया हमने डिफाइन किया हुआ है. क्लियर? सो अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन है तो मोशन पे रहेगा, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन मेंटेन करेगा जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगता है. सो इसका मतलब अगर मैं बोलूं if net force क्या है? 0 है. नेट फोर्स 0 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या है? 0. नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस. कैसे? बैलेंस्ड फोर्सेस.
दोनों बैलेंस कर दिए एक दूसरे को, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हमें कुछ सिचुएशन देखने को मिलेंगी। क्या? नंबर 1, इफ initially at rest then it will remain at rest. Clear? remain at rest, तो ये फर्स्ट लॉ का रेस्ट का इनर्शिया हो गया कि अगर नेट फोर्स 0 है और वो पहले से रेस्ट पे है तो वो हमेशा से रेस्ट पे ही रहेगा, कभी मूव नहीं करेगा। नंबर 2, if moving with some speed will keep on moving with the same speed, keep on moving with the same speed। इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर नेट फोर्स 0 है तो आप सोचो कि कोई 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो डू वी नीड सम फोर्स टू कीप इट मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड? नो, इट इज इट्स इनर्शिया व्हिच विल make it move with the same speed continuously। तो even the forces are balanced 0, फिर भी if it is moving with some speed it will keep on moving with same speed उसका चेंज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट की बात करें, सो इट इज डायरेक्शन। ओके, it will not change its direction, it will not change its direction of motion। So that means if it is moving then it will not change its direction of motion। तो ये तीन सिचुएशन है इनर्शिया को लेके कि अगर नेट फोर्स 0 है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो तीन चीजें चेंज नहीं होंगी। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मूविंग है तो मूविंग रहेगा, और अगर उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है सो इट विल मेंटेन इट्स डायरेक्शन। सो आइए सबको क्लियर है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है, इट इज जस्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको थोड़ा सा एलेबरेट करके न्यूटन ने ऑल एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया। डन? फर्स्ट लॉ में किसी को कोई दिक्कत? ओके, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। सपोज आप कार पे हैं, ठीक है, सपोज एक कार के अंदर है और कार सडनली मूव करती है, स्टार्ट होती है फास्ट। सो कार की स्पीड पहले थी 0, सडनली स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, और आप कार के अंदर बैठे हुए हैं। तो सिचुएशन क्या होगी कि अगर आप कार के अंदर है और सडनली कार की स्पीड 0 से 10 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है जो कार के कांटेक्ट में है वो तो 10 से मूव करने लगता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया क्या सिचुएशन होती है, ये जो आपका अपर बॉडी पार्ट है ये रेस्ट पे रहता है, तो लोअर बॉडी पार्ट जो है उसको तो कार के साथ स्पीड मिल जाती है, बट पीछे वाला जो अपर बॉडी पार्ट है वो पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब आपको क्या फील होता है? एक बैकवर्ड जर्क फील होता है। क्या कि आपकी लोअर बॉडी कार के साथ आगे जाने का ट्राई करती है और आप सडनली बैकवर्ड मूव कर जाते हो। तो सबको फर्स्ट लॉ का यूज समझ में आया? हम अदर पार्ट में कैसे कर सकते हैं बताएं, किसी को कोई डाउट इस चीज को लेके? while sitting in a car, if car moves suddenly, why we feel a backward push? बताएं, किसी को कोई डाउट पक्का इसमें? why we feel a backward push? Due to inertia. Yeah, due to inertia, or we can say which law is applicable in that? First law. Newton's first law. Okay. So let's see the second law then. Okay, second law बताएं, anyone?
Rate of related to momentum. So it is related to momentum. देख लेते हैं. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied to it externally. Yeah, very good. So the rate of change of momentum of any object or any system is proportional to the force applied. Okay, so situation a rate of change of momentum is of any system is proportional to the force applied. तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ बन जाता है जो कि कैलकुलेशन के काम में आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने बताया फोर्स प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज अगर हमें चाहिए रेट फिजिक्स में, सो रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताते हैं हम हमेशा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हो जाता है change of momentum upon time. Change of momentum upon time. अच्छा, मोमेंटम की बात करें अगर तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है. तो यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं वेयर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट इज डिफाइंड बाय मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये मोमेंटम का मतलब होता है. अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और अच्छी बात ये है कि व्हाइल सॉल्विंग दिस वो जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है 1 आता है. तो इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. सो इसलिए बिकॉज ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है डी पी बाई डी टी. मैंने आपको समझाया था कि पी अगर फंक्शन दिया होगा तो क्या यूज करेंगे डी, अगर फंक्शन नहीं दिया तो क्या यूज करेंगे फिर डेल्टा पी बाई टी. क्लियर. इसका मतलब क्या हो जाएगा मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी. इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को. तो बताएं किसी को कोई डाउट इसमें न्यूटन सेकंड लॉ में समझ में आया सबको दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और लकीली वो जो कांस्टेंट वहां पे आता है वो 1 होता है, तो हमें उसकी भी टेंशन नहीं रहती है उस कांस्टेंट को डिवाइड करने की. तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ सकता है. ओके, सो सेकंड लॉ सबको समझ आया यार, फॉर्मूले में काम आने वाला है ये. यस सर. अच्छा ओके, बट यार अगर आप कई बार देखोगे कि मोमेंटम अगर मुझे चेंज करना है तो दो तरीके हैं, इधर आप मास चेंज कर दो या फिर वेलोसिटी चेंज कर दो. ठीक, तो मास तो चेंज है नॉर्मली. ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो ऑब्जेक्ट का कभी मास चेंज होगा क्या ऐसे? नहीं. इसका मतलब ये है कि हम जो यूजुअल फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें m कभी चेंज नहीं होगा. तो इसमें हम दो केसेस बना लेते हैं. ठीक है, इस फॉर्मूले के हम दो केसेस बना लेते हैं. केस नंबर 1 क्या, व्हेन m इज कांस्टेंट. m कांस्टेंट मतलब m कांस्टेंट कब रहेगा? यूजुअली ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ओके, यूजुअली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सपोज कार है, पार्टिकल है, कुछ भी है, सो यूजुअली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स. ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ठीक, तो अगर m कांस्टेंट है तो कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है. f इज इक्वल टू क्या था, डी पी बाई डी टी. ठीक है. अच्छा, p का हमें पता है कि p को लिख सकते हैं m इंटू वी, लिख सकते हैं m इंटू वी अपॉन डी टी. m को डिफरेंशिएट करेंगे क्या? नहीं, m तो बाहर आ जाएगा. क्या लिखेंगे? dv बाई dt. अब बताओ dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. गुड. सो dv बाई dt जो होता है वो हो जाता है एक्सेलरेशन. सो इसका मतलब अगर m कांस्टेंट है सो वी कैन यूज अ फॉर्मूला व्हिच विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है f इज इक्वल टू m है. हम ऑलरेडी बहुत बार इसे यूज भी कर चुके हैं.
क्या, F इज इक्वल टू ma। ये कब आएगा, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए काम आएगा, क्योंकि क्या सिचुएशन है उसमें फोर्सेस जो है सारे बैलेंस्ड है। अब बात आई एक्सेलरेशन की, तो हम उसे v फाइनल माइनस u बाई टी भी यूज कर सकते हैं। सो वेयर एक्सेलरेशन है उसको dv बाई dt भी लिख सकते हैं, और अगर फंक्शन नहीं है तो उसे v फाइनल माइनस u यानी v माइनस u बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लिखना चाहे वैसे हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस समझ में आया सबको। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं वेदर F इज इक्वल टू ma इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और नॉट, बताएं। F Yes. इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ है या नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं है। ये सेकेंड लॉ का कंक्लूजन है, डिराइव्ड फॉर्मेट है। ये सेकेंड लॉ क्या है, dp बाई dt है। सेकेंड लॉ क्या है, that force is not dp mass by into acceleration, it is rate of change of momentum। तो सब लोगों को याद रखना है F इज इक्वल टू ma इज नॉट द सेकेंड लॉ। क्लियर, सेकेंड लॉ क्या है, ये है सेकेंड लॉ, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया सबको, पक्का? चलिए सेकेंड केस देख लेते हैं। व्हेन मास इज चेंजिंग, when mass is changing, clear, when mass is changing, तो मास का चेंज होना ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि मास चेंज हो रहा है। ठीक, अब बताता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि मास चेंज होना आपको कब देखने को मिलेगा। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कि कोई रोकेगा नहीं उसको। और सोचो यहाँ पे सडनली एक होल हो जाए, तो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। डन। तो ये जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस सिस्टम का मास चेंज होगा ना, मास इसका क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। decrease. समझ आया? हाँ, कुछ और केसेस देख लेते हैं। सपोज आपने देखा होगा सिलेंडर एक होता है, गैस सिलेंडर जो होता है, ठीक। सो गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो उस पर भी आप, अगर अभी गैस सिलेंडर थोड़ा रिस्की है, उस पर नहीं आप लोग चेक करने लगे, बट वो कभी अगर लीक करने लग जाता है तो आपको एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना वहां पर देखने को मिलेगी कि अगर सडनली गैस सिलेंडर लीक हो रहा है तो ये सिलेंडर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, ऐसे अपवर्ड फोर्सेस फील होते हैं। क्यों, अगर ये यहाँ पे लीक करने लग गया है। अच्छा, लीक करने से प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये होगी कि लीक करने से जो इसके अंदर गैस है वो कम होने लग जाएगी, तो ये जो सिलेंडर ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या होने लगेगा, कम। रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आप ऐसे कंटेनर में होल कर दोगे ना, तो इस कंटेनर को पीछे की तरफ फोर्सेस फील होने लगेंगे, फोर्स। अब बताते हैं कि ये फोर्स कहाँ से मिल रहा है। क्या कोई रियल में पुश कर रहा है इसे, नहीं पुश कर रहा है, जस्ट बिकॉज इस सिस्टम का मास चेंज हो रहा है इसको एक फोर्स फील होने लगता है। ठीक, इसका और सबसे ज्यादा एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं। अगर एक कार है, सपोज यहाँ सरफेस पर एक कार है, कार मूव कर सकती है, इंजन वर्क करेगा, व्हील को घुमाएगा और कार आगे जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर हवा में ले लूं कार को, आप चाहे कितना भी इंजन कितना भी एक्सेलरेट करो, क्या ये हवा में ये कार चल सकती है क्या? No, sir. तो इसका मतलब ये जो F इज इक्वल टू ma है, ये तो यार लिमिटेड है, ये आगे काम ही नहीं करने वाला। अगर मुझे कार को हवा में मूव कराना है तो पक्का इससे काम नहीं बनने वाला है। डन, की फ्रिक्शन इसमें मिले और ये मूव करे। तो इसको मूव कराने का एक और तरीका होता है क्या, अगर आप इसका मास चेंज कर दो तो भी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना, और मोमेंटम चेंज होगा तो तुरंत एक अपोजिट फोर्स लगने लगता है। तो इस टाइप के फोर्स का हम स्पेशल नाम देते हैं, हम इसे बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो ये जो इसे फोर्स फील हो रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट।
तो आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने रॉकेट्स में ध्यान दिया हो, अगर रॉकेट्स में देखें तो वहां पे ऐसे थ्रस्ट निकलता है बहुत सारा, क्लियर, और जिसकी वजह से रॉकेट को एक थ्रस्ट फोर्स फील होता है। तो ये रॉकेट क्या करता है, गैसेस को एग्जॉस्ट करता है। तो गैसेस को एग्जॉस्ट जब करता है तो इसके फ्यूल टैंक से मास क्या होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। तो अगर इसका मास कम होने लग जाता है तो हमने तुरंत बताया कि इसको क्या फील होगा, इसका मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स फील होगा, थ्रस्ट। और यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्रस्ट फोर्स, कि इसके लिए कोई बेस की जरूरत नहीं है, बस ये गैसेस एग्जॉस्ट करेगा तो इसको एक फोर्स मिलेगा। और वो कब होगा, जब मास चेंज होगा। इसका मतलब जब हमने फोर्स इज इक्वल टू लिखा था डी एम वी बाई डी टी, अब एम चेंज नहीं हो रहा था, एम बाहर हो गया। अब अगर एम चेंज हो रहा है तो क्या बाहर आएगा, वी बाहर होगा, और ये क्या बन जाएगा, डी एम बाई डी टी। ओके, तो ये पॉइंट यार सबको समझ में आया। और जब ये थ्रस्ट फोर्स एसेलरेट करेगा, ये फोर्स एसेलरेट करेगा, तो ये जो स्पीड है ये बताता है कि मास कितनी फास्ट स्पीड से बाहर निकल रहा है, मतलब एग्जॉस्ट स्पीड को बताता है। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, इसे एफ टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, वी ई एक्स इंटू डी एम बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ मास चेंज, वो सिस्टम का मास कितना चेंज हो रहा है। और वी ई एक्स क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, एग्जॉस्ट स्पीड, मतलब ये जो मास चेंज हो रहा है ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है। जितना फास्ट आप चेंज कराओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो जस्ट आप गैसेस थोड़ा सा लीक कर दो तो फोर्स लगेगा, नहीं, आपको ज़्यादा अमाउंट भी चाहिए और ज़्यादा स्पीड भी चाहिए, तब जाके आपको इनफ फोर्स मिल पाएगा। तो दोनों चीज़ें समझ आई कि फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है कि ये कितनी स्पीड से निकलेगा, और डी एम बाई डी टी मास पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड मास कितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ आया सबको, फोर्स किन दो बातों पर डिपेंड करेगा, कितना फास्ट मास निकल रहा है और कितना ज़्यादा मास निकल रहा है। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड, And मास कितना फास्ट निकल रहा है वहां पर। ओके yes, sir. ओके, सो फिर से हम बात करते हैं, थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है व्हेन द मास इज चेंजिंग, the mass of any system changes, then it feels a force called thrust। और वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है, v एंड dm by dt, मतलब कितना मास निकल रहा है और कितना फास्ट निकल रहा है। मतलब मैं बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ, देखो सिलेंडर है, सिलेंडर में एक छोटा सा होल करो और लेट से यहाँ से मास निकल रहा है 50 ग्राम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 ग्राम गैस निकल रही है, तो फोर्स 50 जितना फील होगा, क्लियर। लेकिन सोचो अगर एक सेकंड में आप ऐसा 500 ग्राम गैस निकल रही है, बड़ा सा होल हो गया है, तो आप देखोगे सिलेंडर को ज्यादा फोर्स फील होगा, नंबर वन। नंबर टू, सोचो अंदर अब इंजन लगा दो आप, मतलब खुद से नहीं निकल रही है, आप अंदर एक इंजन लगा दो सिस्टम, वो इंजन क्या करे, इसको बाहर की तरफ और स्पीड दे के थ्रो करे। तो सोचो जब फ्री आ रहा था तब 2 की स्पीड से आ रहा था, तो फोर्स कितना फील होता, 1000। अब आपने इंजन लगा दिया और इस 2 की स्पीड को कर दिया 50, 50 की स्पीड से गैस बाहर आ रही है, तो फोर्स फील हो जाएगा कितना, 25,000। समझ आया। तो फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से एग्जॉस्ट करेंगे। इसलिए ये जो रॉकेट बने होते हैं, रॉकेट में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ्यूल बाहर निकाल रहे हैं, सिस्टम होता है जो फास्ट एग्जॉस्ट भी करेगा। अगर आप फास्ट एग्जॉस्ट नहीं करा पाएंगे तो ये वैल्यू आपको फोर्स ज्यादा मिल पाएगा क्या, नहीं मिलेगा। नहीं, इसलिए उसका इंजन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा थोड़ा ना कि आप ऐसा गैस सिलेंडर लगा लो और उसको बोल दो ये तो नाइट्रो बूस्टर हो गया, ऐसा थोड़ा ना होगा। नाइट्रो बूस्टर में स्पीड भी चाहिए कि हम एग्जॉस्ट कितना फास्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें थ्रस्ट फोर्स फील होगा। समझ आया सबको थ्रस्ट फोर्स, yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, लेट्स सी द थर्ड लॉ देन। अच्छा बेसिकली ये हम नहीं पढ़ेंगे,
ये सिस्टम हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वर्क एंड एनर्जी में कि कितना फोर्स लगेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी इसे, ये सारी चीजें हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। इसे मेजरली हम किनको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स को। और ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है फिजिक्स में सीधा दे देते हैं कि हम कितना है 10 kg, बदलेगा क्या मास, नहीं, बदलने वाला सिस्टम ही नहीं पढ़ना। तो पहले हम जो ये चैप्टर का 99% पोर्शन सिर्फ किस पे बेस्ड है, F इज इक्वल टू MA पे, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में सबसे लास्ट में इसे डिस्कस करेंगे एकदम। डन। तो सेकेंड लॉ में किसी को कोई डाउट, F इज इक्वल टू MA जस्ट एक डेरिवेशन है, स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का, जबकि लॉ क्या है सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके गुड, चले फिर थर्ड लॉ डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ तो मतलब किसी को भूलता ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बताएं कोई। Every action has Every equal action and has an opposite equal reaction. and opposite reaction. या वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ये वो लॉ है जो किसी को भूलता ही नहीं है, एकदम अच्छे से याद होता है। क्यों? क्योंकि राइमिंग में आ जाता है ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिजिक्स में हम हर टाइप का एक्शन थोड़े ना पढ़ेंगे कि सपोज कुछ भी एक काम हुआ तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं, फोर्स। तो सिर्फ ये बोलना है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको थप्पड़ मारा तो जरूरी नहीं है कि आप वापस थप्पड़ मारोगे, मारोगे क्या? No, sir. नहीं, No, कुछ लोग मार no, सकते sir. हैं, कुछ लोग मार सकते हैं, उनको मैं मारूंगा नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि फिजिक्स में हम फिजिक्स में स्पेशली हर टाइप का नहीं डिस्कस करते कि एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नहीं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फोर्स। अगर कुछ फोर्स ने कोई काम किया फिजिक्स में तो एक दूसरा फोर्स जरूर वहां पर लगेगा उसको, हाँ, मे बी उसका इफेक्ट अलग अलग हो। मतलब सपोज एक छोटी सी बॉल थी और आपने उसको वॉल पे हिट किया तो पक्का ये वॉल पे इम्पैक्ट डालेगा। अब मे बी वॉल इतनी बड़ी है कि वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ा और बॉल को फर्क पड़ गया, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि सिस्टम कैसा है। बट अगर हम बात करेंगे फोर्सेस की तो फोर्स वो लगेगा ही लगेगा। तो डेफिनेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, क्लास 9th में हम इतना डिटेल पे नहीं पढ़ते हैं, तो देखते हैं। सो फॉर एवरी एक्शन, so for every action of force, I'll say for every action of force, okay, so आपको पता ही है कि that's why it is also known as action reaction law. So that's why also known as action reaction law. ओके अच्छा, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें थोड़ी सी पॉइंट आउट करके रख लेनी चाहिए, काम आएंगी। सो एक तो क्लियर हो गया कि ये फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है और एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, इसलिए हम इसे एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे ये जो फोर्सेस होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन ये सेम होते हैं। सो अगर मैं बात करूं एफ एक्शन इज इक्वल टू एफ रिएक्शन, क्या ये करेक्ट है? Not in every case. Not in every case. नहीं नहीं नहीं, फोर्स है, सो फोर्स तो इन एवरी केस ये सेम होगा। मैंने बताया फोर्स के लिए हमेशा वैलिड है, Sir, बट but अगर reaction. मैंने यहाँ पर वेक्टर बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। Vector में अभी ये करेक्ट है, अभी ये बिल्कुल करेक्ट है, बट अभी ये करेक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट, बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब ये जो था ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना,
because it's only magnitude. So magnitude तो सेम होता है, अमाउंट सेम होता है, वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वेक्टर में आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेक्टर में आपको बोलना पड़ेगा एफ एक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ रिएक्शन। क्लियर? ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो सबको समझ में आई कि मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर सकते हैं बट विद डायरेक्शन हम इक्वल नहीं कर सकते, तो ये एक नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा वहां पर। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। डन? सर मगर अगर हमने वॉल को एक बॉल थ्रो किया और वॉल को क्या रिएक्शन फील होगा सर? हाँ, वॉल को रिएक्शन फील होगा इस तरफ। सो बेसिकली ये रिएक्शन हुआ ही नहीं, ये क्या होगा, एक्शन होगा। बॉल ने वॉल पे किस तरफ एक्शन दिया, उसको पुश किया इस तरफ। अब फॉर रिएक्शन वॉल पुश करेगी बॉल को इस तरफ, इसलिए बॉल पीछे जाने लगेगी आफ्टर कोलाइडिंग टू द वॉल। सर मगर वॉल को कुछ फील नहीं आएगा ना? नहीं, फील आएगा, वॉल डैमेज नहीं होगी क्या? एक स्टोन का बॉल हिट करो, वॉल डैमेज होगी, ठीक है। सो उसे एक्शन फील होगा और ये रिएक्शन देखेगा। बस वॉल क्या है, फिक्स्ड है, तो वो एक्शन आप जो है वेलोसिटी के लेवल पे नहीं देख पाओगे कि ये मूव हो गई, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देख पाओगे कि वो यहाँ पर डैमेज हो गई है। समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये सिचुएशन थी पहला पार्ट कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो है मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। दूसरा, एक बहुत ही अच्छी बात कि ये पेयर कभी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है। क्लियर? सो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्शन रिएक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज acts on two different objects. मतलब क्या है, इसका सिचुएशन समझे, क्या मतलब है इसका। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, और एक पर्सन ए है, उसने F1 फोर्स लगाया लेट्स से 10 न्यूटन का, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया F2 10 न्यूटन का। आर दीज एक्शन रिएक्शन पेयर? नो सर। Okay, No, sir. F1 and F2 are not action reaction pair. ओके, अब देखो बॉल वाली सिचुएशन की बात करते हैं कि ये बॉल थी हमारे पास, ठीक है, और उस पे एक बॉल जब हिट कर रही है, एक बॉल थ्रो किया हमने, तो जब ये बॉल हिट करेगी तो ये जो वॉल को फोर्स फील होगा, ये F ड्यू टू बॉल, ठीक है, ड्यू टू बॉल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्शन। और ये किस पे लग रहा है, वॉल पे। किस पे लग रहा है, ऑन वॉल। अच्छा, उसके वजह से ये बॉल पे एक रिएक्शन लगाएगा, वॉल एक रिएक्शन लगाएगा बॉल पे। तो देखो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, ये क्या हो गया, F ड्यू टू वॉल, और ये क्या बन जाएगा हमारा, रिएक्शन। और वो किस पे लग रहा है, ऑन द बॉल। ये दो डिफरेंट पेयर्स पे लगेगा हमेशा। अभी समझ आया कि एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा ही नहीं, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है मतलब वो एक्शन रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है। सो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होता है, ऐसे नेचुरली कभी भी जो फोर्सेस आते हैं ना, हमेशा पेयर में ही आते हैं। मतलब जितने भी नेचुरली फोर्सेस होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं, सिंगल फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई। मतलब सपोज आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, देखें, तो ये एक बॉक्स है और लेट से यहाँ पर आप हैं और आप इस बॉक्स को पुश करना चाहते हैं किसी फोर्स से, तो आप इस पे क्या लगा रहे हैं, एक एक्शन लगा रहे हैं,
एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब ये होगा कभी भी सिंगल पेयर का कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आपने बॉक्स पे फोर्स लगाया और ये हमने बोला कि ये एक्शन है, तो बॉक्स क्या करेगा, आप पे एक रिएक्शन लगाएगा। अच्छा, अब फील कैसे होगा यार? फील तो कभी नहीं हुआ। आप अगर बॉक्स को पुश करो तो आपको रिएक्शन, मतलब ऐसे फील क्यों नहीं होता है? तो बता देते हैं क्यों नहीं फील होता। क्योंकि वहां पे एक थर्ड फोर्स आता है जो आपको बचाने लग जाता है, क्या? फ्रिक्शन। डन। बॉक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ड्यू टू हिज ओन एक्शन, और उसको बचाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं फ्रिक्शन 0 कर दूं, व्हाट इफ फ्रिक्शन 0 हो जाए? सो विल यू एबल टू पुश द बॉक्स और नॉट? No. नहीं पुश कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप बॉक्स को एक 5 न्यूटन भी फोर्स लगाएंगे ना, आपको लगने लगेगा 5 न्यूटन का फोर्स, एंड इफ देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू, आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। सो नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 0, सो आप क्या कर जाएंगे? स्लिप कर जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब हम बॉक्स को पुश कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब पॉइंट ये है कि कभी भी सिंगल एक्शन वाली कोई बात ही नहीं होती है। हमेशा कोई भी फोर्सेस जब हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा फोर्सेस कैसे होते हैं? पेयर पे ही होते हैं। तो हम जो यूनिवर्स में बात करते हैं, कोई भी फोर्स अभी हम बात करेंगे, जैसे फ्रिक्शन है, अभी मैंने सिर्फ एक ही फ्रिक्शन बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता। अकेले फ्रिक्शन रहेगा तो इसका भी एक रिएक्शन फ्रिक्शन जरूर आएगा। डन। तो सिंगल फोर्स नहीं होता, हमेशा फोर्सेस कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर ये भी लिख देते हैं, बोथ। अच्छा, पहले क्या आता है? पहले एक्शन आता है फिर रिएक्शन आता है। Yes, sir. Yes, हाँ sir. ओके, सो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन, both action and reaction generates at the same time। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बोला कि पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये पॉइंट है कि पहले एक्शन होता है रिएक्शन होता है, बट रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है। मतलब अगर आपने 1 to 100 न्यूटन तक का फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने 1 to 100 लगा दिया, अब ये वॉल स्टार्ट करेगी आपको 1 to 100, नहीं। आपने 1 लगाया, वॉल 1 लगाएगा, आपने 2 लगाया, वॉल 2 लगाएगा, आपने 50 लगाया, वॉल 50 लगाएगा। कोई भी टाइम गैप होता है क्या दोनों में? नहीं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि पहले कौन आएगा, एक्शन या रिएक्शन, तो क्या सिचुएशन होगी? Both at the same time. ठीक है, Same time. बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। ऑफ कोर्स इट इज सेड कि एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन फोर्स पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स करेक्ट। बट अगर एक्शन लग रहा है तो एट द सेम टाइम रिएक्शन विल जनरेट। ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी हुआ फिर रिएक्शन जो है 2 दिन बाद सोचेंगे कि कैसे मारना है इसको, इसने हमें मारा, ठीक है। सो वो फील्डिंग सेट करने वाला काम नहीं होगा बिल्कुल भी। फोर्स है, अभी एक्शन लगाया तुरंत रिएक्शन होगा, दैट्स इट। क्लियर? तो एक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं, जैसे रिकॉइल ऑफ अ गन। रॉकेट का भी ना सर? हाँ, सो रिकॉइल ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग, ये क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं, ये रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है। सो रॉकेट क्या करता है? गैसेस को एग्जॉस्ट करता है, वो जो मास है उन पे क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसको अपोजिट फोर्स मिलता है। मैंने बताया था कि इंजन उन गैसेस को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए अपोजिट फोर्स मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं V into dm/dt से, because that is a type of thrust force, but as I said each and every force comes in a pair। तो आप हमेशा एक्शन रिएक्शन तो आप इस तरीके से ढूंढ ही सकते हैं कभी भी, ठीक है। सो रॉकेट के केस में भी हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं।
डन. हाँ, सेकेंड विल बी रॉकेट. रॉकेट प्रोपल्सन भी इसी का होस्ट एग्जांपल हो टाइप भी जाता ना है. सर, हाँ, होस्ट. हाँ, मतलब पॉइंट ये कि रॉकेट के फायरिंग में जो हम फोर्सेस अप्लाई करने वाले हैं गैसेस पे एग्जॉस्ट करने के लिए, मैंने बताया कि अंदर एक सेटअप होगा जो उसको एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट स्पीड देता है, तो वो एक्शन का काम करता है और इसलिए उसको रिएक्शन मिलता है. बट द नेम ऑफ दैट रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट, जिसकी कैलकुलेशन मैंने अभी बताई है और चैप्टर के लास्ट में हम लोग सॉल्व भी करेंगे उसे. ठीक है. सो न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये तीनों सबको समझ में आ गए. ओके. अभी क्या है यार, हम लोग अब कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्चुअल चैप्टर के सॉल्विंग में जाएंगे. तो अभी हमें क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म्स प्रॉपरली सीखने हैं और वो टर्म्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे. तो आज जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बार बार सीखना है. तो पहले हम थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस किस टाइप के फोर्सेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब पूरे फिजिक्स में. अभी ये सारे फोर्सेस मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये पूरा 11th और 12th का सिलेबस होता है हमारा फोर्सेस, बट मैं यहाँ पे सारे फोर्सेस के नेम आपको लिस्ट करूंगा. फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेजरली दो कैटेगरीज में फोर्स को डिवाइड किया जाता है. एक फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. सो एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट. ऑलरेडी सब लोगों ने सुना हुआ होता है कांटेक्ट फोर्स मतलब इन विच वी नीड द फिजिकल कांटेक्ट टू अप्लाई द फोर्स, Yes. और नॉन कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है. उसके एग्जांपल्स में हो जाएंगे कांटेक्ट फोर्स जो हम यूजुअली पढ़ते हैं. एक है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, Shan. हाँ, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं. फिर जो हमारे सिलेबस में है वो है स्ट्रिंग फोर्स. इन सबको हम स्टडी मस्कुलर करेंगे. फोर्स. या सो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, फ्रिक्शन फोर्स, और एक मैं बोल दूंगा मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल. मैकेनिकल का मतलब हो जाएगा उसमें सारे टाइप के फोर्सेज आ जाएंगे, मस्कुलर फोर्स, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, ये जितने भी टाइप के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टच करके फोर्स लगा सकते हैं वो सारे मशीन्स इसमें आ जाएंगे मैकेनिकल फोर्सेज में. तो इसलिए मैंने जस्ट मैकेनिकल फोर्सेज लिख दिए जिससे सारा लिस्ट आउट हो जाए. नॉन कांटेक्ट सारे फोर्सेस के लिए हम एक पूरा चैप्टर है, तो आप टेंशन नहीं लेना है. ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नेटिक. Electrostatic. ग्रेविटेशनल के बाद मैं लिखूंगा मैग्नेटिक, फिर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है ना सर? हाँ वो इन दोनों का मिक्सचर है तो उसे सेपरेट नेम देने की ज़रूरत नहीं है. दोनों फोर्सेस को मिला के बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसलिए मैं उसे अलग से नेम नहीं दे रहा हूँ. न्यूक्लियर फोर्स. Nuclear. अच्छा, अभी ये सीक्वेंस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है Hmm. और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. Long range. बट सिचुएशन ये होती है कि ये जो ग्रेविटेशनल है ये वीकेस्ट तो है, बट इसका एक Range. बहुत ही बेटर हाँ बेनिफिट है कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होती है. सो लॉन्गेस्ट रेंज होती है, मतलब इंटरप्लैनेटरी क्या गैलेक्सीज, मतलब यूनिवर्स लेवल पे भी आप देख सकते हैं सारे ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है. सो बहुत ही लॉन्गेस्ट रेंज होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए. और न्यूक्लियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इम्पोर्टेंस तो है इसका, बट यूनिवर्सल लेवल पे ज़्यादा Atomic level. इम्पोर्टेंस नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ही शॉर्टेस्ट रेंज के लिए वैलिड होता है. मतलब सिर्फ न्यूक्लियर लेवल पर जो न्यूक्लियस होता है एटम्स का उसी रेंज पर ही एक्ट करता है, इसलिए हमें उतना नहीं कंसिडर करते. तो ये सारे फोर्सेस हम पढ़ेंगे अभी ये वाले ही चैप्टर पे.
ग्रेविटेशन का अलग चैप्टर है, मैग्नेटिक का अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग चैप्टर है, न्यूक्लियर का अलग चैप्टर है। ठीक है, सो ये बाकी सारे फोर्सेस जो नॉन कांटेक्ट है उनके लिए अलग अलग चैप्टर है, हम वो स्टडी करेंगे, और जो कांटेक्ट है वो हम इसी चैप्टर में सारे डिस्कस करेंगे। डन। तो अब मैं बता रहा था आपको कि फोर्स पढ़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स अच्छे से डिफाइन होने चाहिए, और मैं बार बार उन वर्ड्स को यूज करूंगा, तो इसलिए पहले वो वर्ड्स अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है देख लेते हैं। पहला एक वर्ड है सिस्टम। मैं ये बार बार वर्ड इस चैप्टर में यूज करूंगा, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, एक कोई पार्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और अगर दो तीन ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। अच्छा, तो क्या ये एक ऑब्जेक्ट है क्या? सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, क्या ये मिला के एक ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं। तो मतलब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल में तीनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, बट हम इमेजिनरी मान सकते हैं कि ये तीनों ऐसे बिल्कुल साथ में पैक हैं, और लेट्स कंसिडर इट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। दैट सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आवर सिस्टम। तो क्वेश्चन इजी हो जाता है ना सॉल्विंग में, 1 2 3 को अलग अलग सॉल्व करने से बेटर है कैसे सॉल्व कर दो? एक सिस्टम के फॉर्मेट में सॉल्व करो। तो आप सुनोगे और आप भी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, सिस्टम। तो मैं बोल सकता हूँ सिस्टम मतलब क्या है? इट इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। It is a reference object which can be a single object or more than one objects. Done. So basically group of objects को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। ठीक है, so this is just used to solve a problem. So I'll say group of objects considered to solve a problem is called system. तो फिजिक्स में सिस्टम मतलब वो सिस्टम नहीं है कि वर्किंग क्या है, यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से है। ठीक है, तो ये हुआ सिस्टम। इसके बाद आप दो वर्ड बहुत सुनोगे, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि इंटरनल फोर्स का मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या है? व्हाट इज एक्चुअली इंटरनल फोर्स? Within the system forces. अपने आप ऑब्जेक्ट तैयार के होते हो। अंदर। हाँ, अपने आप एक्ट करे नहीं। इससे पहले कार्तिक आप क्या बोल रहे थे, बताएं थोड़ा। वो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या फोर्स। ओके, ठीक है ठीक है। सो बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम के लिए डिफाइन करेंगे इंटरनल फोर्सेस। कैसे? देखें, इंटरनल फोर्सेस की बात करूं, मीनिंग क्या है इंटरनल फोर्सेस का? ऑफ कोर्स इंटरनल फोर्सेस का मीनिंग तो है कि जो विद इन दैट ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको पुश किया, ये पुश किया, तो ये बन गया हमारा क्या? ये क्या हो गया? एक एक्सटर्नल। और लेट्स से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे एक दूसरे पे, ये इसे पुल कर रहा होगा, ये इसे कुछ रैंडम कर रहे होंगे, ये सारे फोर्सेस क्या बन जाएंगे? इंटरनल। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस की खास बात है कि ये हमेशा पेयर होते हैं, तो क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक सिस्टम ले लें, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अगर मैं एक सिस्टम ले लूँ, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको कोई पुल कर रहा है, तो अगर मैंने इसे सिस्टम कंसिडर कर लिया,
तो ये जो फोर्सेस इन पे लग रहे हैं, ये पहले तो थे एक्सटर्नल, जब मैंने सिस्टम माना नहीं, मतलब रुके, पहले मैंने किसी को सिस्टम नहीं माना, ऑब्जेक्ट बोला है, तो ऑब्जेक्ट मतलब ये तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल वाले तो इंटरनल होंगे, बट ये जो है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सिस्टम दोनों को मिला के मान लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एक्सटर्नल है वो सिर्फ क्या है, एक रेफरेंस है। आप जैसा सिस्टम मानोगे, अगर आपने इसे सिस्टम मान लिया अपना, तो सिस्टम के जो अंदर होगा वो क्या बन जाएगा, इंटरनल बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल। तो यार सबको समझ में आया इंटरनल और एक्सटर्नल का पॉइंट? क्या कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस डिपेंड करते हैं सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ कि जो इनसाइड द सिस्टम रहेगा वो इंटरनल होगा, और जो बाहर रहेगा वो एक्सटर्नल होगा। और अच्छी बात यह है कि हमेशा इंटरनल, ऑल इंटरनल फोर्सेस का जो समेशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, ऑल द फोर्सेस inside the system are internal। और अच्छी बात ये होती है that resultant of all the internal forces of all the internal forces is 0। तो इसका मतलब अगर कभी आप एफ नेट निकाले किनके लिए, इंटरनल फोर्सेस का, तो हमेशा नेट फोर्स क्या आएगा इंटरनल वालों का, 0, क्योंकि पूरा सिस्टम में ही सॉल्व कर रहे हैं। अलग अलग देखोगे तो ये फील करेगा कितना, 20 किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ये फील कितना करेगा, 20 किस तरफ, माइनस की तरफ। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कभी भी हम अगर पूरा एक सिस्टम सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स हमेशा क्या आने वाला है, 0। 0। ठीक, तो ये एक चीज थी जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में थोड़ी सी समझनी थी। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मतलब ये मानो कि इस चैप्टर का सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मान सकते हैं इसे, और मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा कुछ लोग इसे फोर्स्ड बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। FBD। तो फोर्स बॉडी डायग्राम मतलब क्या है कि एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसका डायग्राम बनाना है, फोर्स बॉडी डायग्राम। इसको बार बार इस वर्ड को हम यूज करेंगे, एफबीडी। एफबीडी अगर बनाना आपको आ गया तो मानो आपका क्वेश्चन 50% तो सॉल्व हो गया। मैं बार बार लॉज ऑफ मोशन एनएलएम में बार बार आपको कहूंगा कि यार क्वेश्चन दिखा, क्या बना दो, एफबीडी बना दो, 50% क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बट मार्क्स 50% से मिलेंगे क्या, कभी नहीं बेटा, रिटेन थोड़े ना हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। ये 50% बेकार हो जाएगा अगर बाद का 50 नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एफबीडी पढ़ लोगे काम बन जाएगा, प्रोसेस भी देखनी है, बट एफबीडी ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफबीडी का मतलब क्या है, देखो यार, फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री क्यों बोलते हैं, कि एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ नहीं लग रहा हो, आप डायरेक्टली जो जो फोर्सेस हैं आप सिर्फ उन्हें बना सको। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है कि कब कब आपको फ्री बॉडी बना सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं या पूरे सिस्टम के लिए भी बना सकते हैं। सो पहले पॉइंट है कि it can be drawn for any single object or
होल सिस्टम, किसी के लिए भी हम बना सकते हैं। अच्छा, बनाने में करना क्या है आपको कि आपको सबसे पहले जो फोर्स हमेशा लगेगा वो हमें बताना है। कौन सा फोर्स है जो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अर्थ पे तो एक फोर्स है जो हर बार लगेगा ही लगेगा। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी। ग्रेविटी। और ग्रेविटी को हम ग्रेविटी के फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट से, वेट इनटू mg से। तो सबसे पहला टास्क होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जल्दी से ढूंढो m कहाँ है और क्या लगा दो? mg। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले ढूंढो मास कहाँ पे और तुरंत लगा दो mg। तो स्टेप वाइज इसे देखेंगे। नंबर 1, फर्स्ट फाइंड all the masses and draw the force of gravity. Force of gravity means their weight. Force of gravity means their weight. W is equal to mg. Vertically downward. Vertically downward. अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका मीन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप रैंडमली कुछ भी करने लग जाए। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है तो आपने कहा सर ग्रेविटी कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। और सोचो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये अर्थ बनी हुई है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो अभी आपने एफबीटी बनाना शुरू किया तो आपने बोल दिया ये लग गई ग्रेविटी। ऐसे लगेगी क्या? नहीं। No, अगर sir. ऐसे सिंपल रखा हुआ है सो वी कंसीडर ग्राउंड एज अ रेडियल पार्ट। लेकिन अगर ऐसे रख दिया है तो mg इस तरीके से नहीं लगेगी। अगर इसे मैंने बोला है कि ये जो है, ये जो सरफेस है इसे हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो mg सीधा नीचे मत लगा देना, mg हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। समझ आएगा आप लोग को कि mg कैसे दिखाना है? यस सर। ओके, गुड। और डिफरेंट केसेस में भी देख सकते हैं। मान ले सपोज इंक्लाइन ऐसे रखा है, बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, तब mg कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो mg जब तक सिर्फ ग्राउंड है तो mg बस वर्टिकल डाउनवर्ड ही दिखाएंगे। तो मुझे लगता है समझ आ गया आप लोग को, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है mg में। डन। पहला फोर्स समझ में आया। सबसे पहला कौन सा दिखाना है? mg का। क्लियर? फोर्स नंबर 2, इसे हम स्टडी करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। सेकंड है ड्रॉ ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब याद है किसी को कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से थे? नॉर्मल, Spring, normal. स्ट्रिंग्स, स्प्रिंग, स्प्रिंग, Friction. मैकेनिक। फ्रिक्शन, एक्सेट्रा। मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ करना है। अब आप टेंशन लग रहा होगा सर नॉर्मल क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्प्रिंग, ये मैं अब सब सिखाऊंगा तो टेंशन नहीं लेना है। ये मैं भी सब सिखाऊंगा कि सारे फोर्सेस कैसे करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। पहले किसे बनाओ? ग्रेविटी को, फिर इन सब लोगों को। डन। ये सब हो जाए तो फिर क्या करो? थर्ड, एक्सटर्नल फोर्स को बना दो। ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आती है फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। क्या? check the system, check if system is balanced or not.
ठीक है, मतलब ये क्या चीज है, सिस्टम बैलेंस्ड है कि नहीं है। मतलब आपको क्या चेक करना है कि अगर रेस्ट पे है तो फिर क्या है इसका मतलब, All force balance. Forces are balanced. बैलेंस्ड। सो सिस्टम है और अगर बेटा ये रेस्ट पे है तो क्या बोलेंगे, ये बैलेंस्ड है। डन, सबको समझ आया, रेस्ट पे है तो ये बैलेंस्ड है। नंबर 2, अगर मूविंग है तो Unbalanced. F net not 0. पक्का, Balance. अगर ये मूविंग है तो क्या होगा, पहले से मूविंग है तो moving अनबैलेंस्ड है होगा क्या? पक्का। अगर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है नहीं. तो इसका मतलब क्या होगा, Balance. Balance. बैलेंस्ड है। तो ये मत सोच लेना कि अरे सर मूविंग है तो तुरंत अनबैलेंस्ड कर दिया, नहीं, मूविंग है अगर कांस्टेंट स्पीड से मूविंग है तब भी बैलेंस्ड। अगर मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब है उसके पास क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया, Acceleration. और इट इज एक्सेलरेटिंग, सो और इट इज एक्सेलरेटिंग, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी, दिस इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड। अच्छा, अनबैलेंस्ड सिस्टम हो गया, तो अभी सिचुएशन क्या होगी, तो पहले क्या चेक करना है कि सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। Unbalanced. अच्छा, अनबैलेंस्ड होगा तो पक्का इसके पास एक क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अनबैलेंस्ड होगा तो पक्का क्या होगा इसके पास, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब इफ बैलेंस्ड है, सिचुएशन देखिएगा, इफ बैलेंस्ड है तो क्या करेंगे, इफ बैलेंस्ड है तो इसका मतलब एफ नेट क्या हो रहा होगा, 0. 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर लेफ्ट में कोई फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स कितना लगेगा, राइट में Right. लगेगा, और अगर कुछ ऊपर लग रहा है तो उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा ना। सो एफ नेट 0 या बैलेंस्ड का मतलब 0 क्या होगा, एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। समझ आया सबको। Yes, sir. अच्छा, अप वाला डाउन वाला फोर्स कभी भी लेफ्ट राइट को डिस्टर्ब नहीं करता, 90 डिग्री वाला, तो लेफ्ट और राइट के अलग करेंगे हम, एफ लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ राइट। तो समझ आया कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर एफ नेट 0 है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड को एक और चीज बोलते हैं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कई बार ये भी वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस्ड का मतलब क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको क्या करना है, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट। Right. अच्छा, अगर अनबैलेंस्ड है, F net not equal to 0. अगर अनबैलेंस्ड है तो बस आपको न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना है, आपको क्या बोलना है, एफ नेट F is equal to इज ma. इक्वल टू एम इंटू ए, और ए किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स, 4. in the direction of higher force, or also in the direction of net force, clear। नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा होगा उस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम है। तो एफबीटी सॉल्व करना सबको समझ आया, क्या करना है, सबसे पहले क्या दिखाना है, ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना है, Constant. Contact. कांस्टेंट नहीं, कांटेक्ट Contact फोर्सेस, forces. ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्सेस के बाद External forces. External force. एक्सटर्नल के बाद चेक करना है बैलेंस्ड है कि नहीं है क्वेश्चन में, और अगर बैलेंस्ड है तो अप डाउन राइट लेफ्ट राइट सारे फोर्स क्या कर सकते हैं, इक्वल। ऐसा कभी मत कर देना कि एफ लेफ्ट इज इक्वल टू एफ अप कर देना, ऐसा करेंगे क्या, No, sir. क्योंकि ये आई कैप की चीज है और ये
जे कैप की चीज है, कभी इक्वल नहीं करते दोनों को। और अगर अनबैलेंस्ड है तो बस क्या लगाना, एफ इज इक्वल टू एम ए। MA डन। अच्छा, तो यार बेसिक एफबीटी तो हम सीख गए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जब हम आगे क्वेश्चन कल सॉल्विंग करेंगे तो एफबीटी तुरंत बना देंगे। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें क्या सीखना है? contact forces. एक एक करके मैं आपको कांटेक्ट फोर्सेस सिखाता हूँ और एफबीटी भी साथ में हम बनाते चलेंगे। डन। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहला क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, और इसे एक दूसरा नेम भी बोलते हैं, मैंने जो बताया रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मल है, रिएक्शन, इसलिए इसे दोनों चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एन भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए कि ये कहाँ कहाँ पर लगेगा। नंबर 1, ऑलवेज एक्ट्स Perpendicular to surface. ऑन एनी कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब जब कॉन्टैक्ट सरफेस होगा तभी लगेगा। क्लियर? ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the common tangent of contacting surface. Clear? Next, always acts in a pair. In a action reaction pair. Pair with nature of pushing away both the contacting objects. कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? कौन सी? ये पुशिंग अवे, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी हमें क्या ड्रॉ करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए। चेक कर लेते हैं, देखें नॉर्मल रिएक्शन। और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, नेगेटिव का कोई पॉइंट ही नहीं होने वाला है। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो देखें, सपोज ये मास है, ये हैंग कर रहा है, तो स्टेप नंबर 1 कहां पर एक्ट करेगा, कांटेक्ट में, कांटेक्ट ऑफ बॉक्स एंड ग्राउंड। स्टेप 1 क्लियर? कहां पर एक्ट करेगा, Contact surface. सरफेस पे। नंबर 2, acts perpendicular to the common tangent of both the contacting objects। तो देखो भाई, दोनों की कॉमन टेंजेंट क्या बन जाएगी, दोनों की कॉमन जो होगी कॉन्टैक्टिंग टेंजेंट ये बनेगी ना, ये क्या हो गई, कॉमन कॉन्टैक्ट टेंजेंट। इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। क्लियर? तो कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट क्या है, अवे बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब बताओ कौन सा केस है जो कॉमन टेंजेंट से पुश करेगा ऑब्जेक्ट को, कौन सा एरो, नंबर 1 या नंबर 2, कौन सा एरो पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, First. नंबर 1, इट इज पुशिंग, ये पुश कर रहा है, और इट इज लाइक पुलिंग, सो ये पुल कर रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका अच्छे से फाइनल फिगर बनाऊं, तो ये बॉक्स पे और ये ग्राउंड है, दोनों को सेपरेट बनाऊं तो पुश करना चाहिए, तो इसे पुश करेगा अप, और कांटेक्ट को भी पुश करेगा ये एक्चुअल तरीका होगा किसको बनाने का, नॉर्मल को। समझ आया सबको?
क्योंकि कांटेक्ट तो ये था। पॉइंट समझ आया नॉर्मल कैसे बनता है? पुशिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सो ये नॉर्मल को बनाने का एक तरीका होगा। अभी ऐसा टेंशन नहीं लेना है, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अब आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखो कितने कांटेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। समझ आया? Yes. मान लेते हैं ये मास कुछ m था, ये कुछ m1 है, ये कुछ m2 है। तो देखो कांटेक्ट कितने बनेंगे, देखिएगा मैं सारे ड्रॉ करता हूँ और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो कितने कांटेक्ट लगेंगे। एक ये लगेगा, पुश करेगा इसको, ये ग्राउंड को पुश करेगा, डन। ये इसको पुश करेगा, ये ग्राउंड को पुश करेगा, और इन दोनों का कांटेक्ट यहाँ पर एक दूसरे पे होगा, तो ये इसको पुश करेगा और ये इसको पुश करेगा। किसी को डाउट समझ में आए किस तरीके से नॉर्मल लिख सकते हैं? अच्छा, सो कितने नॉर्मल फोर्सेस यहाँ पर आएंगे? 3 नॉर्मल फोर्सेस। 6 नहीं बोलना है क्योंकि पूरे पेयर को 1 कंसिडर करते हैं। तो अभी पॉइंट समझ में आया सबको नॉर्मल फोर्स का? Yes, sir. सर Yes. हम्म सर फिर सॉल्विंग के लिए कौन सा यूज करना है? सॉल्विंग के लिए बताएंगे भाई। ये वाला किस में यूज होगा? अप डाउन में। ये वाला किस में यूज होगा? लेफ्ट राइट Left, में। right में. Left, right. समझ आया? अभी सॉल्व करेंगे तो अभी बताएंगे आपको पूरा डिटेल। अभी आप पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है। कौन नॉर्मल कांटेक्ट समझ में आया सबको आइडेंटिफाई करना? Yes, sir. ओके गुड। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से बॉक्स रखा है यहाँ, अभी बताओ नॉर्मल कांटेक्ट कहाँ लगेगा? कांटेक्ट कहाँ है? ये, डन। तो इसका मतलब इस बार पुशिंग कहाँ पे होगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन पे होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ, यस, तो ड्रॉ करें तो नॉर्मल किस तरह लगेगा? इस तरीके से मैं अलग अलग बॉक्सेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको करेगा इस तरफ पुश। अच्छा, फोर्स का एरो कितना भी आप दूर तक बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे लग रहा है तो नीचे ही। एरो मैटर करता है। एरो इज दिस डायरेक्शन, और इसका एरो किस डायरेक्शन में होगा? ये वाला डायरेक्शन में। समझ आया? दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया क्या सबको? Yes, sir. ओके, कुछ और केसेस देख लेते हैं। सपोज ये एक वॉल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक लैडर लगी हुई है। अब बताओ कांटेक्ट फोर्स किस तरफ होगा? वॉल के परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी कुछ लोग अगर सोचे कि ऐसा कुछ होगा, नहीं, इनका कॉमन टेंजेंट देखने का ट्राई करो। कॉमन टेंजेंट देखने का ट्राई करो। अभी दोनों का कॉमन टेंजेंट तो यही कंसिडर किया जाएगा ना, यस। ठीक है? क्योंकि Yes, sir. वॉल तो स्ट्रेट है ना, तो वॉल का कॉमन टेंजेंट तो यही रहेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शंस होंगे। बॉक्स को इधर पुश होगा और वॉल को इधर। समझ आया? लैडर को उधर फील होगा और वॉल को इधर। डन। Yes, sir. ओके गुड। नीचे भी लगेगा ना? हाँ, sir. हाँ, नीचे भी लगेगा, वो मैं अभी टेंशन नहीं ले रहा हूँ उसका। ये लो, नीचे भी लगेगा, ये अप डाउन की कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो अभी मुझे लगता है पॉइंट आपको लेकिन समझ में आ गया कि कैसे हमें डिस्कस करना है इनको। क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल सबको समझ आया कि कैसा होगा? ये पुशिंग अवे बोथ द ऑब्जेक्ट्स। डन। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फोर्स। अभी स्ट्रिंग तक काफ़ी है। स्ट्रिंग फोर्स के बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट नहीं है। वो दोनों काम कर सकता है, नॉर्मल और स्ट्रिंग का दोनों का ही। कैसे?
स्ट्रिंग कैसा काम करेगा? ऑलवेज पुलिंग बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? मतलब सिचुएशन क्या है, सपोज ये बॉक्स है और ये रोप है, ये बॉक्स है, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रोप में आएगा क्या, स्ट्रिंग का फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। इसलिए हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसा लगेगा, इस बॉक्स को अपनी तरफ पुल करेगा और इस बॉक्स को अपनी तरफ, क्या होगा, टी। समझ आया क्या आप लोग को कि स्ट्रिंग कैसे काम करेगा? दोनों को पुल करेगा अपनी तरफ में, जबकि नॉर्मल क्या कर रहा था, दोनों को नॉर्मल किस तरीके से काम कर रहा था, पुश करने का, और स्ट्रिंग क्या करती है दोनों को, हाँ, पुल पुल करती है टुवर्ड्स ईच अदर। तो मैं अगर कुछ रैंडम एग्जांपल ऐसा बना दूं, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे टेंशन लगेगा। इसे करेगी इस तरफ पुल और इसे करेगी इस तरफ पुल। समझ आया? Yes, इसका sir. इसका ग्रेविटी अपना हम बना ही देंगे, इसका ग्रेविटी हम बना ही देंगे, ठीक है। इसका एक कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर और क्या बना देंगे, ऊपर की तरफ नॉर्मल बना देंगे। इसका तो कांटेक्ट है ही नहीं तो नॉर्मल बनेगा ही नहीं। समझ आया सिचुएशन, किस तरीके से हमें फोर्सेस आगे बनाने हैं और फिर हमें सिचुएशन बैलेंस करनी है, तो वो चीज़ें हम कर लेंगे, सिचुएशन किस तरीके से बैलेंस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एफबीडी बना के और पूरा नेट फोर्स का, तो आपको बहुत ही बेटर क्राइटेरिया समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिक्स का, क्योंकि कल हम पूरा इस चैप्टर का मेन स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं इस चैप्टर में, एफबीडी बना के सॉल्व कैसे करना होता है। तो बस आपको क्या चेक करना है, एफबीडी बना के यहाँ पे जो हमने चीज़ें लिखाई क्या बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, F is equal to ma. Up is equal to down. Up is equals to down, left is equals to right. इज इक्वल टू राइट। और ये जब मूविंग होगा, Unbalanced. हाँ। अच्छा, This अप is डाउन equal करने to से ma. पहले एक प्रॉब्लम आएगी। सोचो फोर्स अगर ऐसे बना है, वो ऐसे पुल कर रहा है जैसे इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका मतलब क्या Components करना आना निकालेंगे। चाहिए, component, कंपोनेंट करना आना चाहिए। Component. थीटा है तो ये आ जाएगा टी कॉस Cos थीटा। theta. समझ आया? चलो बहुत बढ़िया है, आप लोग को कंपोनेंट वगैरह भी याद है। फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल में फिर से एक बार कंपोनेंट वगैरह बताऊंगा। बस आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि स्ट्रिंग फोर्स कैसे काम करता है। और कोई एक स्ट्रिंग है तो सिंगल स्ट्रिंग में हर जगह पे सेम रहता है फोर्स। जैसे आप देखो ये स्ट्रिंग थ्रू आउट आई है, तो मैंने दोनों जगह पे फोर्स क्या लिखा है, टी लिखा है, क्योंकि जैसे एक कांटेक्ट पे फोर्स थ्रू आउट सेम होता है, वैसे एक स्ट्रिंग में भी फोर्स क्या होता है, थ्रू आउट सेम Same रहता होता है, है. ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन अ सिंगल स्ट्रिंग, इन अ सिंगल स्ट्रिंग force is throughout same. सेम। अच्छा एक चीज और, इफ इट इज मासलेस, अगर मास होगा तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हम आइडियल स्ट्रिंग बोल देते हैं, आइडियल स्ट्रिंग। अगर नॉन आइडियल होगी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमें थोड़ा सा, आज तो जो भी है सिर्फ बेसिक ही हुआ है, सिर्फ कैसे करना है, फोर्सेस कैसे हैं, सिर्फ ये डिस्कशन हुआ है। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम सॉल्विंग देखेंगे कि कैसे लॉज ऑफ मोशन की सॉल्विंग करनी है। डन? Yes. ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, टेक केयर। Bye, sir. यू टू, Yes, sir. बाय एवरीवन।